Good afternoon, everyone. एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स आपका पेपर है एनेस्थीसिया। अगर एंटी प्रोटोजोल्स की बात करें तो प्रोटोजोल्स का कई फॉर्म है। सो मेनी प्रोटोजोल इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो सिर्फ एक मेडिसिन जैसे एंटी मलेरियल तो सिर्फ मलेरिया, वो भी प्रोटोजोआ का ही इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सिर्फ एक मेडिसिन से यहाँ बात नहीं करना होगा, कई डिफरेंट प्रोटोजोल इन्फेक्शंस है। और हर प्रोटोजोल इन्फेक्शंस के लिए हो सकता है कि वो इंडिविजुअल मेडिसिन हो, या फिर हो सकता है कि कई प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिए एक कॉमन मेडिसिन हो। तो पहले कौन कौन सा प्रोटोजोल इन्फेक्शन कॉमन है और उसमें कौन कौन सा मेडिसिन हम लोग कंपोजिशन का देते हैं। दो अलग अलग सेगमेंट में बात करें, एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन इस तरफ और इस तरफ बात करें, उसके लिए कौन सा कंटेंट का मतलब कौन सा कंपोजिशन मेडिसिन का प्रिस्क्राइब करेंगे। सबसे कॉमन डिसेंट्री के लिए GRDS6 फर्स्ट इन्फेक्शन है। इसमें हम लोग मेट्रोनिडाजोल या मिथक्रेन। सर फर्स्ट में क्या लिखे हुए हैं? किस तरफ? यस सर। ये जैसे एक तरफ में प्रोटोजोल इन्फेक्शंस है, कौन कौन सा इन्फेक्शन प्रोटोजोआ का है, और इस तरफ हम लिख रहे हैं ना कि उसके लिए कौन कौन सा मेडिसिन कॉमनली यूज किया जाता है।
अब जैसे मेट्रोनिडाजोल आ गया, टिनिडाजोल आ गया, तो इसका जो है फार्मेकोकाइनेटिक्स पर बात करेंगे इस मेडिसिन का। सर इससे पता इन्फेक्शन का नाम क्या लिखे हैं फर्स्ट में, ये पूछ रहा हूँ। ये जियार्डियसिस। सेकंड लिस्मानिया। हेलो सर, हाँ, लेसमेनिया दोनों भानी होता है? फुल नेम उसका लिस्मानिया डोनोवानिया, जैसे जीनस से लिस्मानिया और स्पेसीज है डोनोवानिया। ट्राइकोमोनियसिस, मेट्रोनिडाजोल, टिंडाजोल्स। ये कुछ कॉमन प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, ये उसका कुछ कॉमन मेडिसिन है। इसके अलावा एक और कॉमन है एमोबियसिस। ये इतना इन्फेक्शियस कॉमन्स और ये इसका मेडिसिन। अब निकल के कितना मेडिसिन आ गया, एक मेट्रोनिडाजोल आ गया, एक इंडाजोल आ गया, एक मिपक्राइन आ गया, एक सोडियम सिप ग्लूकोनेट और डायलॉक्सामाइड। एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे। ये इन्फेक्शियस प्रोटोजोल्स है और ये इसका किलर माने एंटी प्रोटोजोल्स कंपोजिशंस। तो मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, मेपक्राइंस, सोडियम साइब्ग्लूकोनेट एंड डाइलॉक्सामाइड। तो एक एक करके आप इस तरफ हम लोग आते हैं। कॉमन से चलेंगे। कॉमन इन्फेक्शंस एमओबीएसिस है, इसी से शुरुआत करेंगे। ये एमओबीएसिस की बात करें तो ये टू फॉर्म में इन्फेक्शंस कर रहा है। फर्स्ट वॉबिल ल्यूमेंस एमोबियसिस, दूसरा टिश्यू इन्वेडिंग।
इंफेक्शन जो है एमोबियसिस टू डिफरेंट फॉर्म है, एक बॉबल ल्यूमेंस और एक टिश्यू इन्वेडिंग। बॉबल ल्यूमेन का मतलब है कि ये मान लेते हैं इंटेस्टाइन है, ये अंदर का म्यूकोसल लेयर है। ये इन्फेक्शन इस आउटर एरिया, ये म्यूकोस मेम्ब्रेन्स है, सो इंटेस्टाइन का म्यूकोस मेम्ब्रेन, इसके आउटर एरिया में जब इन्फेक्शन है, इस साइड में इन्फेक्शन है, तो इट इज कॉल्ड बॉबल ल्यूमेन एमोबियोसिस। इसका मतलब हुआ कि टिश्यू के अंदर तक इन्वेड, इन्वेड का मतलब है प्रवेश कर जाना, उसमें समा जाना। तो ये इन्वेडिंग स्टेज नहीं है, ये सिर्फ इंटेस्टाइन्स के आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, इसके आउटर लेयर में ये परसिस्ट कर रहा है, ये एमेबा वहां पे परसिस्ट कर रहा है। और ये परसिस्ट करने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों को ये फेल करेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेम्ड कर देगा तो फेल करेगा। तो फेल करेगा मतलब कि अनडाइजेशन का प्रॉब्लम्स या फिर डिसेंट्री का प्रॉब्लम, एमोबिक डिसेंट्री का प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें भी दो फॉर्म है, ये एमीबा जो है ये दो अलग अलग फॉर्म में पाया जाएगा, एक स्पोरोजोइट्स एंड दूसरा सिस्ट। टू डिफरेंट फॉर्म है। स्पोरोजोइट्स को हम लोग चेंज कर देते हैं, ये मलेरिया में इसका इस्तेमाल कर देते हैं, यहाँ पर इसका नाम हम लोग ट्रोफोजोइट्स यूज करते हैं। मेडिकली स्पोरोजोइट्स को यूज नहीं करके यहाँ पर उसके लिए वर्ड हम लोग ट्रोफोजोइट्स का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रोफोजोइट्स से जो है नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म है। नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म का तो ये जो है सिर्फ पेशेंट जिसको एमेबिक डिसेंट्री है उसी के लिए ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। लेकिन ये ट्रोफोजोइट्स किसी दूसरे पर्सन में अगर चला जाए तो नॉन इन्फेक्टिव है, उससे दूसरे को इन्फेक्शन होने नहीं जा रहा, उस स्टेज में ये नहीं है। एक फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म इसी ट्रोफोजोइट का सिस्ट फॉर्म है। सिस्ट फॉर्म इज हाईली इन्फेक्टेड, इन्फेक्टिव फॉर्म। ये सिस्ट अगर किसी दूसरे पर्सन को चला जाएगा तो उसमें एमोबिक डिसेंट्री डेवलप कर जाएगा। यहां तक समझ में आए? ल्यूमेंस में, ल्यूमेंस का मतलब नली, बॉबल का मतलब आंख, तो ये ल्यूमेंस में इनसाइड ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट दोनों अपना कॉलोनी बना रखा है पूरे चारों तरफ में, पूरे इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन के प्रॉब्लम को ये हैम्पर्ड कर रहा है, रिजल्टिंग एमोबिक डिसेंट्री। दो डिफरेंट फॉर्म में है ये एमीबा, एक ट्रोफोजोइट्स एंड दूसरा सिस्टिक्स। ट्रोफोजोइट्स इज नॉन इन्फेक्टिव, ये दूसरे को फैलाने के स्टेज में नहीं है। सिस्टिक इज हाईली इन्फेक्टिव, ये दूसरे के शरीर में जाएगा तो उसको इन्फेक्शन करेगा। कैसे जाएगा? कंटामिनेटेड फूड, वाटर्स या टच, इसी के थ्रू जाएगा। मैंने ओरल, जब भी जाएगा ओरल रूप से ही जाएगा ये। स्टूल जो पास आउट होगा पेशेंट का, उसमें ट्रोफोजोइट्स एंड सिस्ट दोनों मौजूद रहेगा।
स्टूल में दोनों मौजूद है, ट्रोपोजोइट्स एंड सिस्ट, मतलब कि हार्म करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है सिस्ट के लिए। ये ऐसे भी इन्फेक्ट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिस्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये वाला टाइप में डाइलॉक्सामाइड, डाइलॉक्सामाइड को अगर यूज किया जाता है तो इसको दोनों फॉर्म, ट्रोपोजोइट फॉर्म एंड सिस्टिक फॉर्म्स, दोनों को इनएक्टिवेट करने के लिए या फिर किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सफिशिएंट है। डाइलॉक्सामाइड दे रहे हैं तो डाइलॉक्सामाइड सफिशिएंट है, इसके आगे कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, दोनों फॉर्म को खत्म कर देगा। कब? जब बॉबल ल्यूमेंस टाइप का होगा। लेकिन एक दूसरा टाइप भी सामने आ रहा है, वो टिश्यू इन्वेडिंग एमोबियासिस। टिश्यू इन्वेडिंग एमोबियासिस का मतलब ये इन्वेड दी टिश्यू सरफेस। फिर से एक बार, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर है, पेरिटोनियल लेयर है, ठीक? इसके बीच में मसल्स है। तो ये या तो ब्लड स्ट्रीम्स है या फिर टिश्यू में इन्वेड करके अंदर की ओर ये प्रवेश कर गया, इन साइड आ गया। अभी जो बात की थी इसके पहले वाला आउटर साइड में था, ल्यूमेंस में अंदर वाला लाइनिंग के आउटसाइड में था, लेकिन अब होता है ना कि यहाँ से ये प्रवेश कर गया और टिश्यू के अंदर चल गया, और टिश्यू के अंदर में आ गया मतलब कि ये यहाँ ब्लड वेसल से ये सर्कुलेशन में भी चला जाएगा। सर्कुलेशन में चला गया मतलब कि होल बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और होल बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद ये खासकर लीवर, ये लीवर में जाके आराम से वहां पे सेटल डाउन हो सकता है। इंटेस्टाइन में तो है ही ऑलरेडी, इसके बाद में तो ये सेटल डाउन हो ही गया। इसके अलावा लीवर सर्कुलेशन से आगे बढ़ा, और सर्कुलेशन से आगे बढ़ने के बाद ये लीवर में जाके सेटल कर सकता है, और वहां पे ये फिर से ट्रोपोजोइट एंड सिस्टिक फॉर्म, ट्रोपोजोइट एंड सिस्टिक फॉर्म में डेवलप कर जाएगा। ये सेकेंड फॉर्म हो गया। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो डाइलॉक्सामाइड यहाँ पे काम नहीं करेगा, इस जगह पे डाइलॉक्सामाइड वर्क नहीं करेगा। तब यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग्स काम कर सके उसको यूज करते हैं, और मेट्रोनिडाजोल, वंस अगेन मेट्रोनिडाजोल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, या फिर टेनिडाजोल। ये ओरल भी दिया जा सकता है यहाँ पे, और पेरेंटल रूट मैंने आईवी के रूप में भी, अगर क्लिनिकल कंडीशन है तो आईवी में भी दिया जा सकता है। कई बार इससे भी नहीं सुनता है तो टेट्रासाइक्लिन दिया जा सकता है। प्रोटोजोआ वही, इन्फेक्शंस भी वही, फॉर्म भी वही, लेकिन सिर्फ जगह बदल गया। जगह बदल गया कि एक ल्यूमेंस के इनसाइड में था, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाहर, और ये इनसाइड के टिश्यू इन्वेड करके या बॉबल के टिश्यूज में प्रवेश कर गया, या फिर सर्कुलेशन से खासकर हिपेटिक लीवर्स में ये चला गया, क्योंकि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फिर पोर्टल वेन के थ्रू ये
कोई भी कंटेंट पहले लीवर में जाता है और लीवर से ये फिर लौट के हार्ट में जाता है इंफीरियर वेना कैवा से, और उसके बाद सर्कुलेशन में आता है। तो यहाँ से इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होकर सीधे ये लीवर तक इजीली पहुंच जाएगा और लीवर में ये इन्फेक्शन कर सकता है। अब मेट्रोनिडाजोल पर बात करते हैं और टिनिडाजोल पर बात करते हैं। कभी भी लूज मोशन होता है, देखते होंगे, फ्लैजिल और मेट्रोनिडाजोल या टिंडाजोल ले लेते हैं हम लोग। 400 mg का, ज्यादातर 400 mg का पूरली ले लेते हैं और 2 to 3 days उसी कॉमन मेडिसिन पर बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें, डेराइवेटिव ऑफ एक्चुअली में मेट्रोनिडाजोल डाइनाइट्रो मिडाजोल्स, इसका ये डिराइव्ड ग्रुप है एंड इफेक्टिव अगेंस्ट both form of amoeba, trophozoite and cyst, दोनों फॉर्म में ये एकदम से समान रूप से वर्क करेगा। खासकर टी वेजानलिस इसके दोनों फॉर्म सिस्टिकनिस किस किस, तो टी वेजानलिस ये एक्चुअली में फीमेल का प्रॉब्लम है और ल्यूकेरिया के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ज्यादातर इसके वजह से ल्यूकेरिया का प्रॉब्लम सामने आ जाता है। टी वेजानलिस के अगेंस्ट में वर्क करेगा। एंटामीवा हिस्टोलिटिका, एंटामीवा हिस्टोलिटिका बहुत कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ का। एंड जियार्डियसिस, जो अभी जस्ट डाटा बनाते हम चर्चा किए थे, जियार्डियसिस लैम्बिया और ब्लांटिडियम कोलाई, जिसको हम लोग बिग कोलाई के नाम से जानते हैं। बिग कोलाई हो गया, ये यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसका फुल नाम है ब्लांटिडियम कोलाई। ये इतना इन्फेक्शन में हमारा मेट्रोनिडाजोल बहुत प्रॉपर
वर्क करेगा। तो यूजेज की बात करेंगे इसका, इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस में इतना में से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोल का इन्फेक्शन है तो यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। बेटर है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन पर बात की जाए, मेट्रोनिडाल के मोड ऑफ एक्शन पे, तो अबाउट 80% फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। 80% जो आप पोटेंशियली दे रहे हैं 400 mg या 300 mg का, उसका 80% कंटेंट अप्रोक्स ये ऑब्जर्व कर लेता है और ओनली 20% ये वेस्ट जाता है। लिटिल अमाउंट, a small amount also reach up to कोलोन। कुछ इसका अमाउंट जो है ना ये कोलोन तक भी पहुंच जाता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते ये चीज का कंसंट्रेशन 80% तो यहीं पर खत्म हो गया, यही 20% का आगे बढ़ेगा ना, तो 20% में बहुत सा वेस्ट हो जाता है। तो कोलोन्स के लिए ओरली ओरली देना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इसका दूसरा मेथड होगा जो हम आगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आएंगे बात। ठीक है, एक बार जब एब्जॉर्ब हो गया, ओरली इसको दे दिए, एब्जॉर्ब हो गया, तो ये वर्क अगेंस्ट प्रोटोजोल प्रोटीन्स and bind it करने का मतलब है एब्जॉर्ब होने के बाद ये प्रोटोजोल प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करेगा एंड बाइंड इट का मतलब कि प्रोटीन स्ट्रक्चर जो ड्रॉपलेट है प्रोटीन के अंदर स्टोर है, इसको ऐसे करके बाइंड कर देगा। तो बाइंड करने के बाद ना इसका सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर इसको किसी और चीज में कन्वर्ट होने की चांसेज खत्म हो जाएगी। तो ग्रोथ को प्रॉपर्ली किल कर देता है, वहीं से वो खत्म कर सकता। एक मिनट वेट कीजिएगा, चलो तुम्हारे पापा को बोलो। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसको ये चारों तरफ से करके ये बाइंड कर दिया। बाइंड कर दिया का मतलब ये अब यूजलेस हो गया। यूजलेस हो गया तो प्रोटीन्स के यूजलेस हो जाने के बाद से प्रोटोजोल का ग्रोथ हैम्पर कर जाएगा एंड इसका रिप्रोडक्टिव फेज चौकआउट बंद हो जाएगा और इस आधार पे वो उसको किल कर देगा। इसके अलावा डिफ्यूज इन टिश्यूज, जितने टिश्यूज है वहां तक ये आराम से ये जा सकता है। ऑल्सो रीच
to the bone and cerebrospinal fluid. और टिश्यू तक पहुंचे। इसके अलावा बोल रहा है कि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब कि ये इन्फेक्शन अगर मेनिंजेस लेयर तक पहुंच चुका है, उस स्टेज में या फिर ब्रेन तक पहुंच चुका है, उस स्टेज में भी मेट्रोनिडाजोल बहुत अच्छा वर्क करेगा। या इवन बोन्स इनसाइड द बोन मैरो या बोन में अगर प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, वहां पर ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत, पोटेंशियल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ताकि इसका रीचिंग चारों तरफ, बोन से लेकर CSF से लेकर सॉफ्ट टिश्यू, तीनों जगह इसका डिफ्यूजन है। मेटाबोलाइज of drugs in the liver, so it is hepatotoxic। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा है, इसलिए ये भी ड्रग्स रिफाम्पिसिन की तरह hepatotoxic ड्रग्स है। एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म excreted through यूरिन, उस पर ये यूरिन से धीरे 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 करके ये एक्सक्रेट करके बाहर हो जाएगा। बहुत इजी, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब करने लीवर में गया, लीवर में ये मेटाबोलाइज हो गया, और मेटाबोलाइज होने के बाद जो सब्सटेंसेस डिसोसिएट करेंगे वो ग्रेजुअल वे में धीरे 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 करके बाहर हो जाएंगे थ्रू द यूरिन। हेलो सर। हाँ, थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए तो नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। इससे मोड ऑफ एक्शन का मतलब तो यहाँ पे जानकारी हो गई है, लेकिन कैसे ये वर्क करता है, इसके कई रूट से देंगे। ये मेट्रोनिडाजोल ओरल भी देते हैं, IV भी देते हैं, और सपोजिटरी भी देते हैं। ये दोनों पर अभी हम बात नहीं की, ये आगे बात करेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं। जब इसको ओरल दिया गया, ओरल का मतलब कि टैबलेट के रूप में जब इसको लिया गया, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आएगा, GIT में आएगा। GIT में ये एब्जॉर्ब फ्रॉम ए स्मॉल इंटेस्टाइन, जब तक एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तब तक ये वर्क कैसे करेगा? क्योंकि आप दे रहे हैं टिश्यू इन्वेडिंग फॉर्म में। जब बॉबिल ल्यूमेन टाइप का था उसमें डायलॉक्सामाइड दिए थे, लेकिन ये तभी दे रहे हैं ना जब टिश्यू में इन्वेट करेगा। टिश्यू में इन्वेट का मतलब टिश्यू में प्रवेश किया है प्रोटोजोआ, तब दे रहे हैं, उस फॉर्म के लिए दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एब्जॉर्ब होके इसको टिश्यू तक पहुंचना पड़ेगा, और टिश्यू तक कोई चीज तभी पहुंचेगा जब उसको सर्कुलेशन में जाना पड़ेगा, तभी वो टिश्यू तक पहुंचेगा। तो बोलते हैं कि ये एब्जॉर्ब कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और जो पोटेंशियल दिया उसका 80% एब्जॉर्ब कर गया, रेस्ट रह गया 20%। ये कैप्सूल आप दिए हैं उसको या टैबलेट दिए हैं, तो इसका 80% एक्चुअली में ये गोल्ड फॉर्म होता है। 80% का मतलब ये पूरा का पूरा ये एब्जॉर्ब कर लिया गया इंटेस्टाइन के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया।
ये मात्र 20% रह गया जो आगे बढ़ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलोन भी बोलते हैं। तो ये जो 20% रह गया ये कोलोन तक पहुंचेगा, और कोलोन में इसका पोटेंशियल बहुत कम यूज होगा, ये कोलोन से आगे बढ़ जाएगा और ये एक्सक्रेट हो जाएगा स्टूल के थ्रू। तो 20% के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इसको छोड़ दिया। ये कोलोन तक थोड़ा काम किया, उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा और ये स्टूल स्टूल से फिर ये पास आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो 80% हो गया ना, ये कैसे कैसे काम करेगा उस पर बात कर रहे हैं। ये एब्जॉर्ब होने के बाद सर्कुलेशन में चला गया। सर्कुलेशन के बाद जैसे सॉफ्ट टिश्यू ये अलग हो गया, ये बॉडी का सारा पार्ट हो गया। इसके बाद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात करें, क्योंकि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फोरामिन लस्का ब्रेन में फॉर्म करता है और इसको अदर ऑर्गन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इसका बनना ब्रेन से होता है और इस मेनिंजेज लेयर के बीच में ये सबअर्केनॉइड स्पेस में सर्कुलेट करता है और फिर वहीं डिसोसिएट हो जाता है। इसको हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बहुत ज्यादा सीएसएफ को लेना देना नहीं है। तो अदर सॉफ्ट टिश्यू और सीएसएफ दो डिफरेंट थिंग्स है। इसके अलावा तीसरा हमारे पास आता है स्ट्रक्चर बोन, ये हार्ड टिश्यू में आता है। हार्ड टिश्यू में तो सर्कुलेशन जाता है फोरामीन्स के थ्रू, बोन में फोरामीन होता है उसके थ्रू सर्कुलेशन जाता है, लेकिन फिर भी बोन तक इसका स्प्रेड कर जाना, हार्ड टिश्यू में स्प्रेड कर जाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन बोलता है कि ये मेट्रोनिडाजोल जब दे रहे हैं तो ये सॉफ्ट टिश्यूज वाया सर्कुलेशन, इसके अलावा ये फोरामिन लस्का के थ्रू सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक भी पेनिट्रेट कर जाएगा। तो कोई इंफेक्शन अगर लीवर में है, लीवर में इंफेक्शन है तो यहां तक तो ये पहुंच ही गया, लेकिन अगर मेनिंजेज लेयर में भी इंफेक्शन है इसमें भी ये वैसा ही काम करेगा जैसे ये लीवर में काम किया। और अगर बोन में इंफेक्शन है, प्रोटोजोल इंफेक्शन है, तो वहां पर भी ये वैसा ही काम करेगा। मतलब तीनों जगह ये इसका पोटेंशियल लगभग बराबर फॉर्म में काम करेगा। तो मेनिंजेल लेयर में इंफेक्शन हो या ब्रेन में प्रोटोजोल्स, बोन में प्रोटोजोल इंफेक्शन हो या सॉफ्ट टिश्यू में कहीं पे, सॉफ्ट टिश्यू में स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल हो या फिर हिपैटिक सेल हो, सब जगह ये प्रॉपर वर्क करेगा। क्लियर? अब कैसे काम करेगा? सपोज दैट कि ये लीवर सेल्स है, मान लेते हैं यहाँ ये लीवर सेल है, यहाँ तक ये पहुंच गया। तो पहुंच जाने के बाद ये प्रोटोजोल इंफेक्शन है, ये सब प्रोटोजोआ है, इसके लीवर सेल के अंदर भी ये पहुंचा हुआ है। ये कैपिलरी है, सेल को घेर के रखा हुआ, तो कैपिलरी से ये लीवर सेल्स में चला गया और लीवर सेल्स में जैसे गया तो ये प्रोटोजोआ इसको बाहर कर दिया। ये मान लेते हैं कि प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के अंदर में जाने के बाद ये इसका प्रोटीन ड्रॉपलेट है, और प्रोटीन ड्रॉपलेट का इस्तेमाल करता है प्रोटोजोआ या कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने बॉडी स्ट्रक्चर को पहले इनलार्ज करने में, बड़ा करने में, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ। और जैसे ही ये साइज बड़ा हो जाएगा ना, बस इसमें रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाएगा और ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये एक अमीबा हो जाएगा, एक दो अमीबा हो जाएगा। तो एक तो अपना साइज को भी बढ़ाया और दूसरा अपनी संख्या को भी बढ़ा लिया। और उसमें कौन सा अहम रोल प्ले कर रहा है? तो प्रोटीन्स एंड इसका जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो है ना, कई जो हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है वो जेनेटिक मटेरियल पर काम करता है, जिसमें वायरल में हम बात किए थे कि डीएनए, वायरल डीएनए या वायरल आरएनए को बाइंड करता है। तो डीएनए मैसेज ले जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो मैसेज को बाइंड कर दिया ना तो उसमें रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके डीएनए या आरएनए पर वर्क नहीं कर रहा है, ये प्रोटीन पर वर्क कर रहा है। जैसे मेडिसिन दिया ना, तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है फिर से इसको बना देते हैं, इंटैक्ट कर दिया। इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को अब चारों तरफ से ये बाइंड कर दिया, बांध दिया, बाइंड कर दिया ना, तो इसका यूटिलाइजेशन
प्रोटोजोआ नहीं कर पाएगा। जब इसका यूटिलाइजेशन नहीं करेगा, तो जैसे मान लेते कि ये इतना बड़ा साइज था, तो अपने साइज को ये बड़ा नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं होगा। जब ग्रोथ नहीं होगा तो उसमें जो डिवीजन होना था कि 1 से 2 एमीबा में कन्वर्ट होना था, वो प्रोसेस रुक जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों वर्क करेगा, एक उसको रिप्रोडक्टिव फेज को भी चॉक आउट कर देगा, और दूसरा उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक के इसके ग्रोथ को भी रोक कर देगा, तो इसके फंक्शनल एबिलिटी को भी खत्म कर देगा। और ये लिथल इफेक्ट होगा। लिथल इफेक्ट माने ये प्रोटोजोआ के लिए जानलेवा साबित होगा, और ये तरीका है इसका किल करने का। लेकिन ये तो काम तो किया, ठीक है, काम करने के बाद फिर से ये तो सर्कुलेशन में ही रहेगा ना। ये यहाँ से कैपिलरी सर्कुलेशन से फिर ये हार्ट की दिशा में आएगा, हार्ट से फिर ये बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये सर्कुलेट करता रहेगा, ये सिलसिला चल निकलेगा। तो क्या होता है ना कि हार्ट से जैसे ही ये लीवर तक पहुंचेगा, हिपैटिक आर्टरी या फिर और कोई पोर्टल वेन से लीवर तक पहुंचेगा, तो लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो ये ड्रग्स था इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। मेनली नाइट्रस कंपाउंड है, पहले बता चुके हैं, तो कार्बन अलग हो जाएगा, नाइट्रस कंपाउंड अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म हो गया। तो जैसे ही ये डिसोसिएट हो जाएगा, तो जो बाकी जितना पार्ट रह गया ना सब, ये फिर से सर्कुलेशन से होते हुए किडनी तक आ जाएगा, और किडनी में आने के बाद ये यूरिन के रूप में बाहर आ जाएगा। तो जो मेडिसिन ये थे यूटिलाइज हो गया, और बाकी जो बच गया वो धीरे 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 करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट होकर शरीर से बाहर हो जाएगा। अभी भी कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। अब इसको कैसे देते हैं, पहले टैबलेट इसको किस किस फॉर्म में आता है? क्या उसको बोलते हैं, डोज। पहला में ओरल डोज, ओरल डोज बने माउथ से लिया गया। ये 200 mg टू 400 mg, एडल्ट में 400 mg और चिल्ड्रन में 200 mg देते हैं। इसको अलग ही कर देते हैं। पेडिट्रिशियंस, पेडियाट्रिक बने एकदम से छोटा बच्चा, छोटा बच्चा में 6 महीना साल भर का बच्चा है, तो उसको 200 mg सस्पेंशंस 5 ml सस्पेंशंस, मतलब कि टैबलेट के रूप में नहीं, उसको सिरप के रूप में ये आता है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। उसमें 5 ml का मतलब है एक अच्छा खासा चम्मच, जो जो घी वगैरह डालने के लिए घर में यूज किया जाता है। चम्मच का कई साइज होता है, छोटा चम्मच होता है, मिडिल होता है और काफी बड़ा होता है। तो एक नॉर्मल जो चम्मच होता है जो चीनी वगैरह लेने के लिए, चाय पत्ती लेने के लिए यूज करते हैं, तो उसको उसमें अगर पानी भरते हैं, वो 5 ml के बराबर होता है। अदरवाइज ढक्कन होता है, सिरप के ऊपर में ढक्कन होता है, उसमें 5 ml 10 ml 15 ml को मार्क किया रहता है। तो 5 ml को जब हम लेते हैं उसमें से सिरप में, तो वो 200 mg उसमें मेट्रोनिडाजोल मौजूद रहता है। तो पेडिट्रिशियंस को हम लोग ओरली टैबलेट च्यूर कर नहीं देते हैं, उसको सिरप का इस्तेमाल करते हैं। दो बोथ आर ओरल, ये दोनों ओरल फॉर्म हो गया। बढ़े आगे, सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड आता है रेक्टल सपोस्ट्रीज। रेक्टल सपोस्ट्री का मतलब ये टैबलेट हो गया। अब ये ओरल नहीं देना है, ठीक है, इसको रेक्टम्स थ्रू रेक्टम उसके बॉबल्स में डाल देना, इंटेस्टाइन में
रेक्टम के थ्रू, माने स्टूल के रास्ते के थ्रू इसको अंदर की ओर डाल देना। ऐसे कोई भी टैबलेट होता है या कैप्सूल होता है, उसको हम लोग टैबलेट नहीं बोल के उसको सपोस्टिज के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरे फॉर्म में रेक्टल सपोस्टिज के रूप में भी आता है। और यहाँ पे इसका जो डोज होगा 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम के रूप में दिया जाएगा। 1 ग्राम से लेकर 1.5, ये 1 है, 1.5 ग्राम तक ओरल सपोस्टिज, ये सॉरी रेक्टल सपोस्टिज देता है। थर्ड में आता है। सर किस कंडीशन में देते हैं? इस कंडीशन में परसिस्ट कर गया कि बॉबल्स, ये जैसे बॉबल्स हो गया, कोलोन, कोलोन तक बताया था ना कि कोलोन तक ये नहीं आएगा, लेकिन इन्फेक्शन लार्ज कोलोन तक आ गया, लार्ज को मैंने लार्ज इंटेस्टाइन तक आ गया, और लार्ज इंटेस्टाइन में ओरली दे रहे हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रहा है, और यहाँ पर ये कॉलोनी जो है ना आउटर साइड में परसिस्ट कर गया, तब सपोस्टिव दे देते हैं। तो सपोस्टिव दे देते हैं ना, तो ये आउटर जो कॉलोनी, जो बॉबल में कॉलोनी है, इसको भी ये खत्म कर देता है। अंदर जाके वो झाग में, सपोस्टिव जो है झाग में परिवर्तित हो जाता है, और पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे करके वो फैल जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं जैसे ये हाथ कट गया यहाँ पे किसी का, और बड़ा घाव हो गया, बहुत बहुत ज्यादा छिला गया। दो तरीका देते हैं, एक एंटीबायोटिक दे दिया खाने के लिए, और दूसरा यहाँ पे एंटीसेप्टिक लोशंस यहाँ पे लगा देते हैं। तो एक खाने के लिए वहां तो काम कर ही रहा है, और दूसरा ये एंटीसेप्टिक लोशन ये तो ये लोकल भी यहाँ पे उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। याद कीजिए एंटीबायोटिक में बीट फॉर्म बताया था कि बीट माला उसको अंदर डाल दिया जाता है, और धीरे धीरे करके माला खींचते हैं। तो एक ओरली या आईवी दे रहा है वो भी वर्क करेगा, और एक लोकली भी वर्क करेगा। तो ये जब भी देते हैं ना लोकल वर्क करने के लिए देते हैं। थर्ड आता है इसका तीसरा फॉर्म, वेजिनल टैबलेट। ये ठीक रेक्टल सपोस्टिक की तरह ही आता है, और ये 500 mg का है। 500 mg भाया भेजिना, इसको अंदर छोड़ देते हैं, और ये वहां पर से झाग बना देता है। और झाग बनाने के बाद ये पूरे वेजाइनल सरफेस में जो एमोविक इन्फेक्शंस है, उस एमोविक इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए लोकली वर्क करता है। इसके बाद चौथा आता है आईवी। सर सर ये लिकोरिया में देते हैं क्या? लिकोरिया कई कारण से होता है। लिकोरिया में जैसे ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया है। लिकोरिया कई कारण से होता है, उसमें बैक्टीरिया भी होता है, लेकिन ये लिकोरिया में प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। तो प्रोटोजोल इन्फेक्शन से डायग्नोज हो चुका है एक बार, तब यहाँ पे लोकली अप्लाई करते हैं। सभी लिकोरिया में काम नहीं करेगा। सर हाँ, लिकोरिया कितने तरह का होता है और सर क्या क्यों होता है? लिकोरिया? जी सर। बहुत सिंपल है ये। जैसे ये यूट्रस का माउथ हो गया, इसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। ये यूट्रस है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, लिकोरिया से मतलब रखते हैं। ये भेजिनल कनाल है ये, ठीक है। ये इसका आउटर ओपनिंग है। ये करीब करीब 4 to 4.5 इंच इसकी साइज है। ये अंदर से ये म्यूकस मेम्ब्रेन से ये ढका हुआ है, ठीक है। और इस जगह ये जो सर्विक्स है, और इसके अंदर में ग्लैंड होता है, छोटा छोटा ग्लैंड होता है। इसको हम लोग बार्थोलिन्स ग्लैंड बोलते हैं।
ये अंदर दीवार में अंदर में कीड़ा छुपा रहता है, खासकर सर्विस के राउंड में वेजिना के पीछे इसमें भरा होता है। इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ वेजिनल फ्लूइड। इसका काम ही है, जैसे सलाइवा है ना, तो सलाइवा का काम ही है उस सेल्स में सलाइवा का फॉर्मेशन होगा, ये सेल फटेगा और सलाइवा डक्ट से ये बाहर आ जाएगा। तो सेम चीज इसमें बार्थोलिन्स ग्लैंड है ना, इसमें वेजिनल फ्लूइड, खासकर इसमें म्यूकस बहुत होता है, ये फटेगा और फटने के बाद ये इसके डक्ट से ये बाहर आ जाएगा, इसके अंदर में ये फैला रहता है। ये नॉर्मल है, ठीक है, सभी समय नहीं होता है ये। जैसे मेल मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस है। फीमेल सेक्सुअली एक्साइटेड स्टेज में ये बनता है, ज्यादा बनता है, और बनने के बाद फट के ये चारों तरफ इसको फ्लूइड से भर देता है ताकि सीमेंस इजी तैर सके और यूट्रस तक जा सके। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब क्या होता है ना कि ये इसको हटा देते हैं, ये फिजियोलॉजी को हटाते हैं, पैथोलॉजी पे ले आते हैं। इसके और एनल कला, ये रेक्टम है, रेक्टम के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। ये इसके पेरिनियम एरिया से ये और ये रेक्टम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत माइन्यूट डिस्टेंस है, 1 इंच टू 2 इंच के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें इकोलाई, स्क्रेरिया कोलाइस, एमीबा, सैप्रोफाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ मौजूद रहता है। ये स्टूल मटेरियल से बाहर आता रहता है, ये डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। कई बार होता है ना कि ये इस रास्ते से बहुत इजीली यहाँ पे ये प्रवेश कर जाता है, मैंने हाइजीन की कमी है, साफ सफाई की कमी है, तो बहुत इजीली यहाँ से ये इकोलाई या फिर कोई एमीबा इस जगह से एकदम बहुत आराम से यहाँ से प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश कर जाने के बाद अगर पेशेंट की इम्यूनिटी ठीक है तो अंदर मारा जाएगा। ऑलरेडी वेजाइनल फ्लूइड भी सेप्टिक फ्लूइड है, ये मार डालेगा, बचने नहीं देगा। लेकिन कई बार वो ओल्ड एज में चली गई या फिर उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है ना, तो ये अंदर इन्फेक्शन कर देगा। और इन्फेक्शन कर देगा तो कैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, कफिंग ज्यादा होने लगता है, और जब तक इन्फेक्शन रहेगा तब तक कफ होगा। या फिर सर्दी में नाक में सर्दी लग गया तो नाक बहने लगेगा जब तक कि ठीक नहीं हो जाए। तो ठीक वही बार्थोलिन्स ग्लैंड जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव फेज में इसको एक्साइटेड होकर फ्लूइड बनाना था, अब क्या करेगा ना, एनी टाइम ये लगातार बनाता रहेगा, और बनाता रहेगा तो इस रास्ते से ये डिस्चार्ज होता रहेगा, और इसी को ल्यूकेरिया बोलते हैं। ये तब तक नहीं ठीक हो जब तक ये इन्फेक्शन नहीं ठीक होगा। एक कंटिन्यू 24 आवर का ये प्रॉब्लम हो गया। सर तो इम्यून सिस्टम सही नहीं रहेगा तो फ्लूइड बराबर रिलीज करते रहेगा। इम्यून सिस्टम से इसको कोई लेना देना नहीं है। अभी बात मेरी नहीं समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये प्रवेश किया, फिर से समझाइए। इम्यून सिस्टम यहाँ कहाँ से है, हम बोले ये प्रवेश किया ना, तो पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम और वेजिनल फ्लूइड ये एंटीसेप्टिक का वर्कर इसको मार के खत्म कर देगा, इसको सर्वाइव नहीं करने देगा। लेकिन जिस पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है और ये प्रवेश कर गया, तब वहां सर्वाइव करने की चांसेस ज्यादा है, सो बोले हैं। इम्यूनिटी कम है तो लिकोरिया थोड़ी हो जाएगा, ये प्रवेश करेगा और उसकी इम्यूनिटी कम है तब लिकोरिया होने के चांसेस बढ़ेगी। सर ज्यादातर फ्लूइड रिलीज होगा, उसका कारण क्या है? अभी यही तो इतना बोले। सर वो बताए, अगर सर ज्यादा होते रहता है फिर भी। जाता होते रहते तो बोले तो कि जब तक इन्फेक्शन है तब तक जाता, लंग्स में कफ है तब तक, जब तक इन्फेक्शन है तब तक कफ बनता रहेगा। तो पहले आप उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा तभी ना बंद होगा। खांसते रहेगा, कफ निकलता रहेगा, वो बनता रहेगा, वहां थोड़ी बंद हो जाएगा आपके खांसी में। क्या करते हैं उसको, स्पुटम को फेंक देने से या नाक को सुरक्षित देने से बंद हो जाएगा, फिर आ जाएगा थोड़ी देर में। तो सेम चीज इसमें भी है, इसको जब तक नहीं खत्म करेंगे इन्फेक्शन को तब तक डिस्चार्ज होता रहेगा। इसको इन्फेक्शन खत्म करना पड़ेगा। ये तो ग्लैंड को बार्थोलिन्स ग्लैंड है, म्यूकोस ग्लैंड है। जैसे नाक्स में म्यूकोस बनता है, जैसे लंग्स में कफ बनता है, वैसे ही इसमें सी बनाता रहेगा। ये इन्फ्लेम्ड हो गया, सूजन हो गया तो ये पैथोलॉजिकल चेन में फटता रहेगा, उसमें से म्यूकोस डिस्चार्ज होता रहेगा, नहीं बंद होगा। मैं नहीं समझे। क्या नहीं समझे, हम तो इतना बता दिया, आप बोलिएगा ना कि क्या नहीं समझे। आप बोलिएगा ना क्या नहीं समझे।
क्या नहीं समझे बोलिए, तब ना बताएंगे। सर एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिए ना, एक बार थोड़ा सा। बता रहे हैं कि ये वेजिनल वाल है ये, ठीक है, इधर यूट्रस है, इधर सन छोड़ दिया, इसके अंदर में बार्थोलिन्स ग्लैंड है, ठीक है? इसका काम है म्यू फॉर्मेशन ऑफ वेजिनल फ्लूइड, स्मॉल अमाउंट में बनता है, बहुत ज्यादा नहीं बनता है। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजोल या बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो ये ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, ठीक है, ये सब में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और इन्फ्लामेशन हो जाएगा ना, तो ये एक्सेसिव फॉर्मेशन करने लगेगा, बहुत ज्यादा फॉर्मेशन करने लगेगा। और एक्सेसिव फॉर्मेशन करेगा ना, तो ये इस कनाल में भरेगा, और यहाँ से वेजिना से ये डिस्चार्ज होता रहेगा एनी टाइम। अब जब तक इसको आप नहीं कम करेंगे इन्फेक्शन को, तब तक ये नॉर्मल साइज से तो नहीं आएगा, तब तक होता रहेगा। बस इतनी सी तो बात है। सर ट्रीटमेंट बताइए ना। जैसे आप बताएंगे ना कि क्या नहीं समझ रहे हैं आप लोग, तब ना हम वहाँ पे बात करेंगे। सर तो इन्फेक्शन होगा कैसे? जस्ट अभी तो बात किए थे आप, तो ध्यान नहीं दिए हैं क्लास में। बताया ना कि ये वेजाइनल चेम्बर होगा, इसके ठीक नीचे एनल कनाल है, ठीक है, ये रेक्टम से जुड़ा हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से, दोनों के बीच में पेरिनियम एरिया में डिस्टेंस बहुत कम है, 1 इंच टू 1.5 इंच, इतना ही का दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मेल फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। इसमें इकोलाई, स्क्रेलिया कोलाई, एमीबा, 1 मिनट लाइन कट गई, 2 मिनट वेट कीजिए।
बता रहे थे, इस रास्ते से स्टूल के थ्रू ये बाहर निकलता रहता है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तो क्लीन हो जाता है, लेकिन कई बार ये ना चारों तरफ से एक वाल में चिपका रहता है, और यहाँ से इस रास्ते से जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साफ सफाई की कमी, नॉन हाइजीन के स्टेज में इस रास्ते से चला जाता है। तो मोस्ट कॉमनली इसका जाने का रास्ता यही है। एडवर्स इफेक्ट पर बात करते हैं। वेरी लो, बहुत कम इसका एडवर्स इफेक्ट है। रैसेस, हेडेक एंड वीकनेस। कई बार देखा गया कि कुछ रैसेस कई बार लोगों को निकल जाता है, और वीकनेस, मेडिसिन लेने के बाद कमजोरी जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। सर रेसेस कहाँ पे निकलेगा? कहीं पर भी इसमें रैसेस में लिमिटेशन है, क्योंकि सिस्टेमिक है ना, चारों तरफ सर्कुलेट रहता है, तो कहीं पे भी निकल सकता है। कुछ सर लोगों को रेसेस जो होता है 2 तरह का होता है ना, तो इसमें जो कौन सा वाला निकलेगा? कॉमन एलर्जिक रैसेस, कॉमन एलर्जिक रैसेस जो हिस्टामाइंस के सीक्रेशन से होता है, टिश्यू से हिस्टामाइंस के सीक्रेशन से होता है, वो हो जाएगा एकदम कॉमन। कुछ लोगों को देखा गया ना कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में थोड़ा सा पेन वगैरह हो जाता है। कुछ लोगों को अगर ज्यादा रिएक्शन होगा तो एपिलेप्टिक, एपिलेप्टिक का मतलब मिर्गी जैसा दौरा, कन्वल्सन्स का उसमें पड़ सकता है। या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब कि जो हाथ पैर का नर्व है उसमें वीकनेस का सिम्टम्स वहां पे डेवलप कर सकता है। बस इतना ही। नेक्स्ट आता है टिंडाजोल। सर इसका मेडिसिन तो बता दीजिए बस। अरे बहुत कॉमन, फ्लैग बोल पढ़ाते समय ही शुरू किए थे, ध्यान से उतर गया होगा आप लोग का। फ्लैजिल, मेट्रोजिल, कॉमन। फ्लैजिल्स, मेट्रोजिल तो कॉमन से अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। टिनिडाजोल पर बात करते हैं। रिलेटेड टू metronidazole and derivative of enitazole। इसका टी हाफ
approx prolonged to metronidazole, करीब करीब 6 से 8 घंटा इसका हाफ पीरियड, उसका 4 घंटा, इससे 6 से 8 घंटा है, तो ये काफी लंबा समय तक ये वर्क करेगा। ये मेट्रोनिडाजोल से ज्यादा देर तक, लंबा समय तक काम करेगा। और एवरीथिंग, इसके अलावा एवरीथिंग सेम एज लाइक मेट्रोनिडाजोल। टी हाफ को अगर प्रोलॉन्ग को छोड़ देते हैं तो बाकी इसका सारा कुछ मोड ऑफ एक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस, ये सबका सब सेम टू सेम मेट्रोनिडाजोल जैसा ही है। अगर ओरली ड्यू यूज की बात करेंगे इसका, सिंगल डोज ऑफ 2 ग्राम, एक ही बार डिवाइडेड डोज नहीं देना कि 1 ग्राम मॉर्निंग, 1 ग्राम इवनिंग, नहीं, एक सिंगल डोज 2 ग्राम्स का ये सफिशियंट हो जाएगा। अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो फॉलोड बाई 1 ग्राम 5 to 7 days, 5 से 7 दिन तक अगर रिपीट करना है इसको लगातार लंबा समय तक, तो फिर 2 ग्राम से रिड्यूस करके 1 ग्राम तक आएंगे। ऑन 1 ग्राम 5 to 7 days कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट फंगल पे एंटी फंगल ड्रग क्या आते हैं? एक मिनट खाली सिलेबस देखना है बैठ के। एंटी फंगल ये लास्ट बच गया इसमें से, माइक्रो ऑर्गेनिक ड्रग्स में से।
एंटी फंगल का मतलब द ड्रग्स वर्क अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शंस, फंगस के खिलाफ वर्क करने वाला ड्रग्स। इसमें कई ऐसे ड्रग्स शामिल है, जैसे प्रोटोजोल में बोले, लेकिन कॉमनली जो यूज किया जाता है उसमें मेट्रोनिडाजोल का ही बात की या टिनिडाजोल की बात की। तो ठीक इसी तरह से इसमें कई ड्रग्स सामने आएंगे, लेकिन अगर यूज करने की बात होगी तो कॉमनली 2 ही 3 ड्रग्स यहाँ पे भी इस्तेमाल करता है। उसमें एम्फोटेसिन्स, निस्टिन्स या फिर एजोल ग्रुप का ड्रग्स है, जो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ड्रग्स एम्फोटेरिसिन्स। अगर एम्फोटेरिसिन की बात करें लेस एब्जॉर्बेबल फ्रॉम जीआईटी। ये ऐसी दवा है जिसको हम लोग अगर देते भी हैं तो ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं के बराबर होगा, निग्लेजेबल। सो नॉट बी गिवन ओरली। अगर इसका यूज करना है ओरली, इसका इस्तेमाल करना पॉसिबिलिटी मिलती है इन हॉस्पिटल में। So it given in form of IV infusion। अभी तक जो हम बात किए थे कई ड्रग्स, जितना भी ड्रग्स की बात किए थे, तो इसको ज्यादातर का तीनों फॉर्म, एक पेंसिलिन को छोड़ देते हैं, पेंसिलिन को छोड़ देते तो बाकी जितने ड्रग था वो ओरल भी था, ओरल के बाद आईएम और आईवी फॉर्म में भी था। लेकिन इसकी बात करते हैं तो ओरल है, ओरल नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओरल को यूज नहीं किया जाता है क्योंकि जीआईटी से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ये पास आउट हो जाएगा स्टूल से। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसको देने का कोई पोटेंशियल, देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे कंडीशंस में ये सिस्टेमिक रूप में, सिस्टेमिक रूप का मतलब है कि सीधे आईवी इन्फ्यूजन दे दिए, और आईवी इन्फ्यूजन दे दिए ना तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन पूरे शरीर में एक साथ सर्कुलेट कर गया, और सर्कुलेट करने के बाद रिलेटेड पार्ट जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है उस जगह पर जाके ये वर्क करेगा। तो ऑलवेज यूज इन सिस्टेमिक इन्फ्यूजन्स और सिस्टेमिक वर्क एक साथ पूरे शरीर में काम करने के लिए दिया जाएगा। अगर इसकी टी हाफ की बात करें, बहुत लॉन्ग 15 डेज इसका टी हाफ पीरियड है, 15 दिन। जब मलेरिया में था 24 दिन क्यूनिन, 60 दिन क्यूनिन था, ये 15 दिन। अगर ड्रग्स को स्टॉप किया जाता है, स्टॉप दी ड्रग्स, देन persist for several weeks। एक बार जब दवा दे दिए तो ये कई सप्ताह तक शरीर में रह जाएगा। इसके मेटाबॉलिज्म धीरे 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 करके डिसोसिएट होने में कई सप्ताह का समय लगेगा, क्योंकि 15 दिन इसका टी हाफ है। 15 दिन टी हाफ का मतलब हो गया कि 2 सप्ताह में ये इसका पोटेंशियल आधा होगा, तो इस हिसाब को जोड़े तो कम से कम 4 सप्ताह तो ऐसे ही हो गया। लेकिन फुल पोटेंशियल को मेटाबोलाइज हो जाने में 4 सप्ताह से भी ज्यादा का समय लग जाता है। तो ड्रग्स से बहुत लंबा समय तक शरीर में रहेगा, और इसको ध्यान में देते हुए, क्योंकि लंबा समय तक शरीर में रहेगा तो कई
एडवर्स इफेक्ट सामने आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है, और वो भी आईवी फॉर्म में दे रहे हैं, ओरल फॉर्म में नहीं दे रहे हैं। आईवी फॉर्म में दे रहे हैं तो सीधे सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब है कि किस किस कंडीशन में पहले इसको देंगे तब इसका एडवर्स इफेक्ट पाएंगे। यूजेस, mostly in systemic fungal infection. सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि एक लोकलाइज, जैसे एक्जिमा है, एक्जिमा एक जगह पे लोकलाइज है, गर्दन के पास हो गया, या फिर साइन ऑफ टिबिया पैर में है कहीं पे, तो लोकलाइज है, वहां पे इसको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिस्टेमिक इन्फेक्शन अगर ये हिपैटिक सेल्स, लीवर सेल्स में फंगल इन्फेक्शन है, खासकर एस्पेरजिलस, जब हम पैथोलॉजी पढ़ा रहे थे तो एस्पेरजिलस पर बात किए थे कि ये एस्पेरजिलस जो है इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस में भी इन्फेक्शन और बाद में हिपैटिक कार्सिनोमा, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उसके रिस्क, अगर इस ढंग का कोई रिस्क फैक्टर सामने आता है, सिस्टेमिक डिजीज ग्रुप है, तब एम्फेट्रेसिन का हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज लोकल इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक्जिमा हो गया, ब्लिस्टर्स हो गया, कैंडिड इन्फेक्शन हो गया, ब्लानाइटिस हो गया, तो ये सब में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जब यूज करेंगे तो सिस्टेमिक, पैनक्रियाज में हो गया, लीवर में हो गया, ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन सिस्टेमिक ऑर्गन में तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। उसको ब्लड इन्फेक्टेड फ्रॉम फंगस, अगर खुद ब्लड में ही इन्फेक्टेड है, फंगस है, या फिर फंगल टॉक्सिसिटी है, फंगल के वजह से वो पॉइजनस स्टेज में है, तब एम्फेट्रिक्सिन का यूज किया जा सकता है। Two gram is given IV, 2 ग्राम बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादातर जो IV दिया जाता है ना, वो 1 ग्राम्स, 1.2 ग्राम्स, 1.4 ग्राम्स ऐसे करके दिया जाता है डिवाइडेड डोज में। लेकिन ये IV 2 ग्राम्स बहुत बहुत हैवी डोज कंसिडर में आता है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, रीनल इंपेयरमेंट, रीनल इंपेयरमेंट का मतलब किडनी का प्रॉब्लम्स वहां पे सामने आ सकता है। इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, इसका नॉर्मल वैल्यू 0.6 टू 1.2 है मिलीग्राम्स, ये इसको रेज कर सकता है। और क्रिएटिनिन का लेवल पैमाना होता है, किडनी का प्रॉब्लम्स का ये पैमाना होता है, पैरामीटर्स होता है,
इसी के आधार पर रीनल डिजीज के बारे में हम लोग डायग्नोज करते हैं। तो जब भी एम्फेटिसिन देते हैं तो एम्फेटिसिन से क्रेटिनिन के लेवल को रेज कर देगा। आफ्टर स्टॉपिंग ड्रग्स 3 to 5 days later it becomes normal। दवा देने के बंद करने के बाद इसके नॉर्मल लेवल तक लौटने में करीब करीब 3 से 5 दिन का समय लग जा सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमन एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग्स, ये कॉमन सन एडवर्स रिएक्शन है। कॉमन में एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब नोजिया, वोमिटिंग, मेलाइज सुस्ती आ जाना, पेट में दर्द होना, जोड़ में दर्द आ जाना, कई बार वजन लॉस कर देगा एंड खून की कमी होगी, एनीमिया का प्रॉब्लम सामने आ सकता है। सेकेंड आता है एजोल ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ये दूसरा एजोल ग्रुप आ गया। एजोल्स में दो डिफरेंट टाइप सामने आता है। एक फ्लुकोनाजोल और दूसरा केटोकोनाजोल। एजोल ग्रुप में दो ड्रग सामने आ रहा है, एक कीटोकोनाजोल्स और एक फ्लुकोनाजोल्स। ये दोनों छोटे छोटे पार्ट हैं, इसको पहले इसको एक एक करके पहले फ्लुकोनाजोल करके कीटोकोनाजोल्स। ये ओरल डोज में आएगा। ओरल डोज एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, gastrointestinal tract, and excreted through kidney in form of urine। एम्पेटेसिन उल्टा, ये ओरल डोज एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT एंड एक्सक्रेटेड किडनी के थ्रू धीरे धीरे करके अनचेंज स्टेज में ये बाहर निकल जाएगा। अगर इसके टी हाफ की बात करें, ट्वेंटी 24 आवर्स। किस किस कंडीशन में देंगे? तो यूजेज में ज्यादातर ये माउथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ओरोफैरिंजियल ओरोफैरिंजियल कैंडिडियासिस या ओसोफेगल कैंडिडियासिस, ये बकल कैविटी है, ये लिप्स है। कई बार देखेंगे कि लिप्स के कॉर्नर पर यहाँ पे शोर हो जाता है, इस जगह पे कोना में, दोनों साइड में, या वन साइड यूनिलेटरल या बायलेटरल। ये कैंडिडिस इन्फेक्शन है, कैंडिडिस फंगस है, इसी का इन्फेक्शन है। और तब देखे होंगे जब कई कई दिन से 3 दिन 4 दिन अगर बीमार पड़ गए हैं, बीमारी से उठने के बाद देखें कि माउथ के कॉर्नर पर ये कैंडिडिस इन्फेक्शन हो गया, जिसको बोलते हैं कि मुंह आ गया। कई बार फैरिंग्स के लेवल, फैरिंग्स का लेवल का मतलब कि ये गला हो गया, ये फैरिंग्स हो गया, ये इस लेवल में देखेंगे छोटा 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 सोर्स टाइप का पीछे में, ये गला हो गया, यहाँ से फिर अंदर की ओर लंग्स या फिर स्टोमक की तरफ में ओसोफेगस ये अटैक जाएगा। तो इस जगह छोटा 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 आप सोर्स देखेंगे, दाना दाना निकल गया है, इसको फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं। तो अगर कैंडिडिस इन्फेक्शन के वजह से है, ये चाहिए, ये तो ज्यादा, ये 99% कैंडिडिस इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये ओरोफैरिंजियल सोर्स भी कैंडिडिस इन्फेक्शन की वजह से है। तो यहाँ पे आप फ्लूकाजोल फ्लूकानाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑसोफेगस में भी वही, लेकिन अगर ये सिस्टेमिक डिजीज में है, सिस्टेमिक कैंडिडियासिस, कोई इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कैंडिडिस का इन्फेक्शन है, इस कंडीशंस में इसका आईवी इन्फ्यूजन्स, ओरल में नहीं काम करेगा, तब यहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन्स फ्लूकानाजोल का देना होगा। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तीन बड़ा कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाता है। एक जीआईटी डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, सर दर्द, एंड लीवर कॉम्प्लिकेशंस। लीवर कॉम्प्लिकेशंस में आइदर हेपेटाइटिस के रूप में सामने आ जाएगा, या फिर लीवर फंक्शनल टेस्ट अगर कराते हैं तो उस समय वो एंजाइम्स, लीवर एंजाइम्स का लेवल बहुत इंक्रीज मिलेगा। बहुत अनकॉमन दवाई, सब एंटी फंगल दवा यूज कहाँ की जाती है, अगर हो भी जाता है ना तो एलर्जिक, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, हिस्टामाइंस, एंटी हिस्टामाइंस ड्रग्स लेके काम चला लिया जाता है। Schedule group of drugs
absorbed from GIT, but poorly. बड़ी कम एब्जॉर्ब तो किया जाएगा, लेकिन ये बड़ी कम एब्जॉर्ब है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू. After absorption, it reaches the tissues and CSF. दोनों जगह जाएगा, टिश्यू में भी, CSF में, बट हियर कंसंट्रेशन इज लेस. अगर टी हाफ की बात करें तो 8 आवर. ये ज्यादातर अगर यूसेज की बात करें, HIV to prevent फंगल इन्फेक्शन. HIV में काम ही आएगा. HIV की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन होने की खतरा है या हो गया, उस समय ये काम आएगा. कई बार मेनिंजाइटिस, है, मेनिंजाइटिस में फंगल इन्फेक्शन होने की खतरा बढ़ जाती है. उसको कम करने के लिए कीटोकोनाजोल का यूज किया जाता है. इसका एक स्पेशल फीचर है, इट डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल. ये दवा देते हैं और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना डेंजरस ड्रग्स है. मेल में टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन्स के सिक्रेशंस को, सिंथेसिस को ये कम कर देगा. इसीलिए ये ऐसा ड्रग्स बहुत अनकॉमन है, यूज किया नहीं जाता जल्दी. तो डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल तो कम कर दिया. ये इसका बैड पॉइंट, वीक पॉइंट है. लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे कब? जब मेल सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट या प्रोस्टेट ट्यूमर्स. प्रोस्टेट में अगर ट्यूमर हो गया या प्रोस्टेट ग्लैंड अगर मेल का लार्ज हो गया, तो प्रोस्टेट सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. स्पर्म टेस्टिस में बनता है और सीमेन सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट में बनता है. तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करेंगे तो प्रोस्टेट से सीमन का फॉर्मेशन कमेगा, और सीमन का फॉर्मेशन कमेगा तो जो इनलार्जमेंट था, जैसे साइज बड़ा हुआ था ना, ये थोड़ा सा ये श्रिंक करेगा, छोटा साइज में आएगा. जैसे जो फ्लूइड बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ है, लेकिन ये बनना ही कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे फिर सिंक करेगा. तो सिंक करेगा तो प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट पे इसका ट्रीटमेंट, इसका स्पेशल फीचर, माने इसका मान के चलिए तो एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है. एडवर्स रिएक्शन में आ जाते हैं.
गिडीनेस, nausea, vomiting, photophobia, gynecomastia, decreased libido in men. ये कुछ कॉमन चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और डर लगने लगेगा, देखना नहीं चाहेगा। गायनेकोमास्टिया, गायनेको मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया है। एंड डिक्रीज लिबिडो इन मेल, मतलब कि मेल का सेक्स से इंटरेस्ट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। बस इतना ही, इसको रोक दे रहे हैं। कल आपकी क्लास 9 बजे होगी।